Hello and welcome to this lecture on condensers used in refrigeration and air conditioning system. In this lecture, we are going to see what what is a condenser and how these condensers are used. So let us see one by one. कंडेंसर कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है जो कि हीट को रिमूव करता है वेपर रेफ्रिजरेंट से। इसमें जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हो कि हीट एक्सचेंजर है जो आपका कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट आता है, जो गैस आती है ना, उस गैस को ये किस में चेंज करता है, लिक्विड में चेंज करता है। इट रिमूव्स द हीट फ्रॉम द गैस और वेपर विच आर कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर। उसके बाद यदि हम कंडेंसर्स के टाइप्स की बात करें तो देख सकते हैं इसमें 3 तरह के कंडेंसर्स आते हैं बेसिकली। By and large, we can classify the condenser into 3 types: air cooled condenser, water cooled condenser and evaporative condenser. अब वन बाई वन इन तीनों के बारे में हम स्टडी करते हैं। लेट अस सी हाउ दिस फंक्शंस एंड व्हाट आर देयर यूजेस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे साइकिल का, जिसमें आपको 1 से 2 प्रोसेस जो हो रहा है वो कंप्रेसर में हो रहा है, 2 से 3 प्रोसेस जो हो रहा है वो आपका कंडेंसर में हो रहा है, 3 to 5 जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन बॉल में हो रहा है, 5 to 6 ऑपरेटर हो रहा है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे ये वाले कंपोनेंट। ये बेसिकली 2 से 3 जो हो रहा है ये कंडेंसर में हो रहा है, और हम देखेंगे कि कंडेंसर किस तरह से वर्क करता है और क्या इसके टाइप्स हैं। तो कंडेंसर आपने कहाँ देखा है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंडेंसर को। जैसे फ्रिज में जो पीछे जाली टाइप की लगी रहती है, मैश लगी रहती है, वो कंडेंसर है। इसमें ब्लैक कलर की जो ट्यूबिंग्स होती हैं, इसमें रेफरेंट फ्लो होता है, और जो बाकी ट्यूबिंग्स लगाई गई हैं वो इसको सपोर्ट के लिए लगाई गई हैं और इसका एरिया, सर्विस एरिया इंक्रीज करने के लिए लगाई गई हैं। अब आप देखेंगे इसमें जो एयर कूल्ड कंडेंसर है, सबसे पहले हम एयर कूल्ड कंडेंसर की बात करते हैं। तो एयर कूल्ड कंडेंसर में 2 तरह के कंडेंसर्स आते हैं। एक तो नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं और दूसरा फोर्स कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो नेचुरल कन्वेक्शन टाइप होते हैं, देखिए कन्वेक्शन क्या है, इट इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड हैं, जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 गैसेस के बीच में हीट का फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट और एयर के बीच में। तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है। तो कन्वेक्शन ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना, किसी मीन के द्वारा हम उसको करा नहीं रहे हैं, तो वो नेचुरल कन्वेक्शन कहलाएगा। जैसे फ्रिज है, फ्रिज में जो पीछे कंडेंसर लगा हुआ है, उस कंडेंसर में क्या है, कोई फैन या कुछ इस तरह का हमने नहीं लगा रखा है। उसमें बेसिकली क्या है, जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है ट्यूब के अंदर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर एयर है उसका टेम्परेचर कम है, तो ऑटोमेटिकली हीट विल फ्लो फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू द एयर। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन टाइप कहलाता है। अब इसमें नेचुरल कन्वेक्शन में दिया हुआ है कि ये आपका जो नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर है, इसको कहाँ लगाते हैं हम? फ्रिज में पीछे लगा रहता है और फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में भी लगा रहता है, माउंटेड ईदर ऑन द ब्लैक बैक साइड और बिलो द रेफ्रिजरेटर। इसमें फिन्स लगे होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो पीछे जो वर्टिकल्स हैं, वर्टिकल में जो लगे हुए हैं ये फिन्स हैं, और ये जिग जैग देख रहे हैं आप, ये इस तरह से ये जा रहा है, ये बेसिकली रेफ्रिजरेंट की ट्यूबिंग्स है। ठीक है। इसके अलावा इसमें लार्ज फिन्स है ना, फिन्स के बीच में स्पेस रखते हैं, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं इसकी वजह से उसमें कहीं ब्लॉकेज ना हो, तो उनके बीच में स्पेस रखना ज़रूरी है। थिन वायर्स यूज़ करते हैं, ये जो आप देख रहे हो वर्टिकल में है, ये वायर्स हैं, इनको हम इससे क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज़ करें? क्योंकि सरफेस एरिया जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है ना। हीट ट्रांसफ़र रेट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। हायर द सरफेस एरिया, हायर विल बी हीट ट्रांसफ़र रेट। ये आप एक और दूसरा पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें आपका जो एयर कूल्ड कंडेंसर है वो नीचे लगा हुआ है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एयर कूल्ड कंडेंसर है, और ये कहाँ पे माउंटेड है? बॉटम ऑफ द फ्रिज। और प्रीवियस स्लाइड में जो आपने देखा था, वहाँ पे जो एयर कूल्ड कंडेंसर था वो कहाँ माउंटेड था? वो दैट वाज माउंटेड एट द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब इसके बाद ये एयर कूल्ड कंडेंसर का कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है कि जो एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं, इनमें इनसाइड का जो ट्यूब का एरिया और आउटसाइड जो एरिया होता है, फिन्स को मिला के जो एरिया होता है हीट ट्रांसफ़र के लिए, उनका रेशियो करीब 5:1 रेशियो होता है। 5:1 रेशियो का मतलब ये है कि जो आउटसाइड का एरिया होगा वो 5 टाइम्स ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इनसाइड एरिया। ठीक है। तो ये है इसमें फिन्स क्यों अटैच करते हैं? एरिया इंक्रीज कराने के लिए। ट्यूब्स जनरली जो होती हैं इसकी कंडेंसर की, ये ट्यूब्स बनी होती हैं
कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील। कॉपर एल्यूमिनियम को जनरली हम प्रीफर करते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हीट ट्रांसफर भी ज़्यादा होगा। जनरली जब रेफ्रिजरेंट हम अमोनिया यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे आइस प्लांट है, और उनमें हम अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, तो अमोनिया कॉपर और एल्यूमिनियम के साथ कंपेटिबल नहीं है, तो इसलिए हम अमोनिया के केस में स्टील का ट्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है। फिन्स भी किसकी बनी होती हैं? फिन्स जनरली आप देखोगे तो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। तो ये है। इसके अलावा जैसे एयर कूल कंडेंसर का ये और इसमें दिया है कि किस तरह से काम करता है। ये जो एक प्लेट टाइप कंडेंसर है, जैसे यदि आप उसका देखेंगे विंडो एसी या स्प्लिट एसी में जो कंडेंसर लगे आते हैं, ये प्लेट टाइप होते हैं। वो इस तरह की प्लेट होगी, प्लेट में इस तरह की ट्यूबिंग माउंटेड रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट आ रहा है, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ठीक है। तो ये फिन्स लगे हुए हैं, जो आप वर्टिकल में देख रहे हो, ये फिन्स लगे हुए हैं। इनके ऊपर से एयर पास हो रहा होगा, और ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट पास हो रहा होगा। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो एयर फ्लो हो रही है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो हीट का ट्रांसफर होगा रेफ्रिजरेंट टू एयर। अब दूसरा फोर्स कन्वेक्शन टाइप। फोर्स और नेचुरल में क्या फ़र्क होता है? नेचुरल कन्वेक्शन टाइप जो एयर कूल कंडेंसर होते हैं उनमें फ़ैन नहीं लगा होगा। फोर्स कन्वेक्शन टाइप जो एयर कूल कंडेंसर होंगे उनमें फ़ैन लगा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन का फ्लो कराते हैं वो बाय मीन ऑफ फैन कराते हैं। जैसे यदि आपने उसका देखा है विंडो एसी का, यदि हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज में जनरली जो आपका कंडेंसर लगा होता है तो उसमें फैन नहीं लगा होता है, तो वहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन होता है। यदि हम विंडो एसी और स्प्लिट एसी की बात करें तो विंडो एसी में भी फैन लगा होता है। यदि आप विंडो एसी का देखेंगे तो जो एक मोटर से हम ब्लोअर भी चलाते हैं, और पीछे उसमें जो कंडेंसर का फैन भी चलाते हैं। ब्लोअर उससे अटैच रहता है इवोपरेटर से, और जो फैन है वो कंडेंसर से रहता है। इसी तरह स्प्लिट एसी है, तो स्प्लिट एसी में क्या होता है, आउटडोर यूनिट होती है, और आउटडोर यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेसिकली स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट है, और आउटडोर यूनिट में यहाँ भी ये फैन लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो हिस्सा दिखा रहा है यहाँ से, ये पूरा कंडेंसर है। फैन के पीछे क्या है, कंडेंसर लगा हुआ है। तो ये जो फैन क्या कर रहा है, एयर की वेलोसिटी को बढ़ाएगा, एयर के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और एयर के सर्कुलेशन को जब ये बढ़ाएगा तो हीट ट्रांसफर का रेट भी बढ़ जाएगा। जनरली क्या होता है कि फोर्स कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर का रेट होता है दैट इज मच हायर देन इन कंपैरिजन टू नेचुरल कन्वेक्शन। तो जहाँ ज़्यादातर केसेस में हम क्या फोर्स कन्वेक्शन टाइप यूज़ करते हैं। फ्रिज वगैरह के लिए हम नेचुरल कन्वेक्शन टाइप के कंडेंसर्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्या लिखा हुआ है, सर्कुलेशन। सीधा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फैन यूज़ करते हैं और वहाँ पे फैन यूज़ नहीं करते हैं नेचुरल टाइप में। इसमें प्लेट टाइप हो सकता है, एनुलर टाइप हो सकता है, और इसको हम जो फोर्स टाइप कंडेंसर्स होते हैं उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, विंडो एसी में यूज़ करते हैं, स्प्लिट एसी में यूज़ करते हैं। तो हमने अभी देखा कि आपका नेचुरल कन्वेक्शन टाइप और फोर्स कन्वेक्शन टाइप में क्या फ़र्क है और कहाँ दोनों को यूज़ करते हैं। ये एक छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है कि नेचुरल कन्वेक्शन होगा तो नेचुरल कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र का रेट होता है वो कम होता है। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन ज़्यादा के लिए कराना है तो हमको उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और फोर्स कन्वेक्शन में चूँकि आपका फ़ैन या ब्लोअर लगा हुआ है तो उससे जो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। ऑब्वियसली ज़्यादा एरिया का मतलब ज़्यादा स्पेस को कंज्यूम करेगा, और कम एरिया है तो कम स्पेस को कंज्यूम करेगा, जो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं। जो नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एयर कूल कंडेंसर होते हैं वो सिंपल होते हैं कंस्ट्रक्शन में, और फोर्स टाइप थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल कन्वेक्शन टाइप। और नेचुरल कन्वेक्शन है इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, और इसमें इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है इन फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर की इन कंपैरिजन टू नेचुरल कन्वेक्शन टाइप। अब इसके बाद हमने अभी एयर कूल्ड कंडेंसर देखा। एयर कूल्ड कंडेंसर में उसके दो टाइप देख लिए, एक आपका नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर है, दूसरा फोर्स कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर है। अब हम देखेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो एयर कूल्ड कंडेंसर और वाटर कूल्ड कंडेंसर में ये फ़र्क होता है, वहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है रेफ्रिजरेंट टू एयर होता है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर में यहाँ रेफ्रिजरेंट टू वाटर होता है। जनरली क्या है, वाटर से फ़ायदा क्या है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो एयर पे हीट का ट्रांसफ़र करना है तो आपको ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर को कम क्वांटिटी में आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो एयर के 4 गुना ज़्यादा होती है।
ठीक है। अब देखते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर किस तरह से रहते हैं। वाटर कूल्ड कंडेंसर में यदि हम देखें तो ये इसको हम वाटर कूल्ड कंडेंसर को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डबल पाइप या ट्यूब टाइप बोलते हैं, दूसरा शेल एंड कॉइल टाइप बोल सकते हैं, तीसरा शेल एंड ट्यूब टाइप। तो ये कंडेंसर्स यूज होते हैं। अब वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में देखेंगे, डबल पाइप के बारे में, ट्यूब, शेल एंड कॉइल और शेल एंड ट्यूब टाइप। अब ये एक जनरल आइडिया यहाँ से मिल जाएगा वाटर कूल्ड कंडेंसर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ट्यूब है, ये आप देख रहे हैं ये ट्यूब है, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर बेसिकली क्या जा रहा है, वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है। और यदि हम रेफ्रिजरेंट की बात करें तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे एंटर कर रहा है इस पॉइंट पे, और ये बेसिकली जो ट्यूब है वो दूसरे ट्यूब के अंदर है। ये बेसिकली दो कंसेंट्रिक ट्यूब्स हैं, एक बड़ा वाला ट्यूब है, जो बड़ा ट्यूब है उनके बीच में जो एनुलर स्पेस है, एनुलर स्पेस का मतलब पहला ट्यूब और दूसरे ट्यूब के बीच में जो खाली जगह होगी, ब्लैंक स्पेस होगा, उसको वो हम बोलते हैं एनुलर स्पेस। तो यहाँ एनुलर स्पेस से क्या फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जो ट्यूब है अंदर, ट्यूब से क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर क्या कर रहा है, कूलिंग कर रहा है रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। आप इसमें एरोस के डायरेक्शन से देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जो वाटर है और रेफ्रिजरेंट है उनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस तरह के जो हीट एक्सचेंजर होते हैं उनको हम काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। अब ये डबल ट्यूब इन ट्यूब आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर एक अंदर ट्यूब है और एक बाहर ट्यूब है, मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब है, दो कंसेंट्रिक ट्यूब्स होंगी। तो एक ट्यूब में ऑब्वियसली क्या फ्लो हो रहा होगा, एक ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा, दूसरी ट्यूब के अंदर कूलेंट फ्लो हो रहा होगा, है ना, या एयर और वाटर फ्लो हो रहा होगा। तो इसमें देखते हैं आगे, इसको जनरली डबल ट्यूब टाइप जो कंडेंसर होते हैं, डबल ट्यूब टाइप, तो ये यूज़ करते हैं 10 टीआर कैपेसिटी तक, मतलब 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी तक का यदि आपका प्लांट है, रेफ्रिजरेशन प्लांट है, तो वहाँ पे आप ट्यूब इन ट्यूब टाइप और डबल पाइप टाइप कंडेंसर यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, कोल्ड वाटर फ्लोज थ्रू द इनर ट्यूब, जो अंदर ट्यूब होगी उसमें कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा होगा, और रेफ्रिजरेंट होगा वो एनुलर स्पेस, पहली ट्यूब अंदर वाली ट्यूब और बाहर वाली ट्यूब के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं एनुलर स्पेस। तो उसमें क्या फ्लो हो रहा होगा, रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा। हेडर्स यूज करते हैं, हेडर्स जनरली ऊपर और नीचे लगे होते हैं। फिर इसमें मैकेनिज्म क्या होती है, कूलेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कूलेंट जब आ रहा है उसका टेम्परेचर कम होगा और रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट किसको गिव अवे करेगा, कूलेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेंट इन द एनुलस रिजेक्ट्स अ पार्ट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग बाई फ्री कन्वेक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री कन्वेक्शन और रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन इज ऑलवेज देयर, चाहे कंडक्शन हो कन्वेक्शन हो, रेडिएशन हमेशा उसके साथ रहता है। इसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लो बिकॉज ऑफ पुअर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ड्रेनेज, ट्यूब्स आर लॉन्ग। ये आप एक पिक्टोरियल डायग्राम देख सकते हैं, ट्यूब इन ट्यूब टाइप जो आपका कंडेंसर है ना, इसमें बड़ा ट्यूब और छोटा ट्यूब आप देख सकते हैं। बेसिकली इस तरह के जो कंडेंसर होते हैं, वाटर कूल्ड कंडेंसर, ये ज़्यादा कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपका डेयरी फॉर्म है ना, या आइसक्रीम के प्लांट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र कराना होता है, ज़्यादा कैपेसिटी के आपके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है, तो वहाँ पे इस तरह के कंडेंसर्स हम यूज़ करते हैं। अब शेल एंड कॉइल टाइप, तो शेल का मतलब है बाहर इस तरह का ड्रम होगा शेल में, ठीक है। और कॉइल, ये कॉइल है ना, आप देख रहे हो इस तरह से, ये क्या है, कॉइल है। तो ये शेल एंड कॉइल टाइप कहलाएगा। तो ट्यूब टाइप का हम यूज़ करते थे 10 टीआर तक, और शेल एंड कॉइल टाइप का हम यूज़ कर सकते हैं 50 टीआर तक। इससे भी ये ज़्यादा कैपेसिटी का तो हम उसमें यूज़ करते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप, ठीक है। तो ये शेल एंड कॉइल है। आप इसमें डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ पर रेफ्रिजरेंट लीव कर रहा है, ठीक है। ऐसे कूलेंट देखेंगे तो कूलेंट यहाँ से एंटर कर रहा है और कूलेंट यहाँ से लीव कर रहा है। ये भी एक तरह से काउंटर फ्लो हो रहा है ना, रेफ्रिजरेंट के फ्लो का डायरेक्शन
और कूलेंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो इसको भी हम काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कंसीडर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये 50 TR तक यूज करते हैं, बता दिया है। मल्टीपल कॉइल्स होती हैं, जैसे ये मल्टीपल कॉइल्स हैं, जिस है ना, और कॉइल के ऊपर हम फिन्स लगा सकते हैं, जिसके आपका हीट का ट्रांसफर का एरिया बढ़ जाएगा। अब इसमें ये है थर्ड पॉइंट कि जो स्मॉल कैपेसिटी के कंडेंसर्स होते हैं उनमें रेफ्रिजरेंट कॉइल में फ्लो होता है, वाटर इसके बाहर फ्लो होता है। और लार्ज कैपेसिटी वाले होते हैं उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट बाहर फ्लो होता है और कूलेंट क्या है, ट्यूब के अंदर फ्लो होता है। ठीक है, जैसे इसकी क्लीनिंग वगैरह कैसे करते हैं वो दिया हुआ है इसमें। वाटर फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, क्लीनिंग इज डन बाई सर्कुलेटिंग द सुटेबल केमिकल। जब बंद करते हैं तो इसको केमिकल से इसकी क्लीनिंग वगैरह करते हैं। ये एवापोरेटिव कंडेंसर है। बेसिकली एवापोरेटिव कंडेंसर आपका एयर कंडेंसर और वाटर कंडेंसर दोनों के जो एडवांटेज है उनको यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एवापोरेटिव कंडेंसर किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। तो इसमें एवापोरेटिव कंडेंसर का देखते हैं वर्किंग। तो इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कंपोनेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में यहाँ पे पंप लगा हुआ है। देखिए बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया जैसे कि इसमें एयर और वाटर दोनों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर कहाँ से आता है और वाटर कहाँ से आता है। तो सबसे पहले एयर का हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ब्लोअर लगे हुए हैं, यहाँ पे एयर ब्लोअर लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये ब्लोअर क्या करते हैं, यहाँ से एयर को सक करते हैं, नीचे से एयर जाती है, ये एयर की एंट्री। बाकी ऊपर सब क्लोज है। एयर का जो इनलेट है, यहाँ पे जो ब्लोअर है, ब्लोअर का एंट्रेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से एयर को नीचे से क्या करते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब एयर नीचे से ऊपर की तरफ, अब मैं सीधा सा अभी ये बता रहा हूँ कि एयर किस तरह से जाती है। तो यहाँ से एयर जाएगी और ये इस तरह से अपना ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और बाहर निकल जाएगी। एयर का समझ में आ गया कैसे आती है। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें वाटर कैसे आता है। ये तो आप देखेंगे यहाँ पे पंप लगा हुआ है ये। ठीक है, ये वाटर पंप लगा हुआ है, मोटर और पंप का सेटअप लगा हुआ है। और ये क्या करता है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से वाटर को स्प्रे करा रहा है ऊपर। ठीक है, तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई। अब तीसरा है इसमें रेफ्रिजरेंट कहाँ से आता है। तो रेफ्रिजरेंट यदि आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंटर कर रहा है, इधर से रेफ्रिजरेंट यहाँ से इस पॉइंट से एंटर कर रहा है और इस पॉइंट पर रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों का हमको डायरेक्शन समझ में होगा, एयर कहाँ से आ रहा है, वाटर कहाँ से आ रहा है और रेफ्रिजरेंट किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जैसे मैंने पहले बता दिया, एयर एंड वाटर आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द हीट। तो एयर वाटर दोनों से कूलिंग हो रही है। रेफ्रिजरेंट आपका यहाँ से एंटर करेगा इस जगह से और इस जगह लीव करेगा। तो इसके रेफ्रिजरेंट की ट्यूब के ऊपर वाटर की स्प्रे हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर की स्प्रे हो रही है। तो वाटर की स्प्रे हो रही है तो वाटर का टेम्परेचर क्या है, कम है, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब वाटर यहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है उसका फेज चेंज हो जाएगा। ऐसे एयर पास करा रहे हैं, तो जब यहाँ से एयर पास करा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एयर का टेम्परेचर कम है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो रेफ्रिजरेंट अपनी कुछ हीट क्या करेगा, एयर को दे देगा। मतलब हीट का फ्लो होगा कहाँ से, रेफ्रिजरेंट टू एयर। अब इसमें एक चीज़ और होती है इसके अलावा, कि जब इसमें वाटर की साथ में कूलिंग भी हो रही है। आप देखेंगे जब नीचे से एयर जा रही है ना, और वो वाटर की ड्रॉपलेट से टकराएगा तो कुछ वाटर का जो हिस्सा है, वाटर का पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट जब वाटर होगा तो वो हीट कहाँ से लेगा, जो रिमेनिंग वाटर बचा हुआ पानी है। तो जो बचा हुआ पानी है वो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे वाटर की कूलिंग हो रही है, सॉरी वाटर की हीटिंग हो रही है कि रेफ्रिजरेंट आ रहा है और रेफ्रिजरेंट लीव कर रहा है। तो रेफ्रिजरेंट जब वाटर को जब स्प्रे कराएंगे रेफ्रिजरेंट के ऊपर, तो जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट अपनी हीट किसको दे देगा, वाटर को दे देगा। तो जैसे वाटर नीचे की तरफ आएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन हम नीचे से क्या करा रहे हैं, एयर भी ब्लो करा रहे हैं। तो जब एयर ब्लो कराएंगे तो क्या होगा, वाटर के पार्टिकल, वाटर का एक हिस्सा क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। और एवोपरेट जब वो होगा तो वो हीट, एवोपरेशन होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो वो हीट को ऑब्जर्व करेगा, लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए क्या करेगा, वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो वो हीट कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, जो एग्जिस्टिंग पानी बच रहा है, जो
पानी बच रहा है, उसी हीट को ऑब्जर्व करेगा, तो जो पानी रह जाएगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक फिनोमिना यहाँ से जब वाटर को स्प्रे करा रहे हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप एयर को नीचे से ब्लो करा रहे हैं तो पानी का टेम्परेचर कम हो जा रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार उसी वाटर को, बार बार सेम वाटर जो है उसको हम यूज़ करा रहे हैं। जैसे आपने देखा, यहाँ से वाटर स्प्रे हुआ, स्प्रे होने के बाद यहाँ नीचे वाटर सम्प में आया, वाटर सम्प में आने के बाद ये पंप और मोटर के थ्रू फिर दोबारा से स्प्रे करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि वाटर उतना ही रहेगा, नहीं, इसमें कुछ पानी के पार्ट फिर भी इवोपरेट होता रहेगा कंटिन्यूसली, और इवोपरेट होने के बाद वो बाहर जाता रहेगा, तो पानी कम हो जाएगा। तो उसकी भरपाई के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ मेकअप वाटर लगा हुआ है, मतलब बाहर से कंटिन्यूसली पानी हम अंदर सप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये इवोपरेशन का प्रोसेस सीधे से हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे घर में मटका होता है, तो उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो पोर्स से क्या होता है, पानी इवोपरेट होता है, मटके का जो पानी, मटकी की आउटर सरफेस जो पानी होता है वो इवोपरेट होता है। तो इवोपरेट होने के लिए वो हीट जो ऑब्जर्व करता है, जो मटके में पानी रह जाता है वहाँ से हीट ऑब्जर्व करता है। तो जब मटके में पानी जो रह जाता है वहाँ से हीट ऑब्जर्व कर ली, उसने हीट निकाल ली, तो जो पानी रह जाएगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें होता है, आप देख रहे हैं। फिर ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है कि वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम द टॉप, देयर इज अ थिन फिल्म, है ना। इसके अलावा आप ये देखेंगे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर एक और लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का क्या काम है, बेसिकली ये एक तरह की जाली टाइप का होता है, और जैसे वाटर एवोपरेट होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एयर के साथ बाहर जाना चाहेगा। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करता है, जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, उन ड्रॉपलेट्स को वहीं पर होल्ड कर लेता है, और होल्ड करने के बाद वो पानी क्या दोबारा से नीचे आ जाता है ना। वहाँ पे पानी कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद दोबारा से नीचे आएगा। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर एक तरह से जो वाटर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाना चाहते हैं एयर के साथ, उनको रोकता है ना। मतलब जो भी मेजर पोर्शन है उसको रोक सकता है, कुछ पार्टिकल्स हैं फिर भी वो एयर के साथ बाहर चले जाते हैं। ये इसमें एवोपरेटिव का और दिया है कि हम एवोपरेटिव कंडेंसर कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा आपको हीट का फ्लो कराना हो। इसमें कंडेंसर टेम्परेचर दिया हुआ है। एयर का क्या काम है, बेसिकली यहाँ पे जो मेजर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, आप जैसे मैंने पहले बोला, वो किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से। एयर सीधा सा, एयर का क्या काम है, एवोपरेशन कराना, और एवोपरेशन हम यहाँ पे क्यों करा रहे हैं कि जो वाटर है उसकी कंटिन्यूसली कूलिंग कराने के लिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि इसमें जो एयर फ्लो रेट है वो 350 टू 500 मीटर पर आवर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होना चाहिए। ये आप इसका पिक्टोरियल डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी तरह, ये आपका इसका पिक्टोरियल है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उसका दे रखा है। इससे वहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ था एयर के लिए, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फैन लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फैन से एयर पास करा रहा है ऊपर से, यहाँ से वाटर को ये स्प्रे करा रहे हैं।